नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज हैं पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से, जो पीजीटी कॉमर्स के लिए एक बुक है। और यह बुक महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेट या नवोदय केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। इसके एमसीक्यूज की सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस हैं ये अकाउंटेंसी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। इससे पहले ऑलरेडी 41 वीडियोस इसके बन चुके हैं, जिसमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट का पार्ट पूरा कवर्ड है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1109, बुक में दिए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? निम्न में से कौन सा लेखांकन की सूचना की विश्वसनीयता का गुण नहीं है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइमलीनेस। दरअसल अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव फीचर्स होती हैं ये सब उन फीचर्स में हैं, बट जो टाइमलीनेस है ये रिलेट करता है रेलिवेंस से, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं न्यूट्रलिटी, वेरीफाइबिलिटी, फेथफुलनेस, ये रिलेट करते हैं रिलायबिलिटी पे। तो जो रिलायबिलिटी फीचर है ये उसके एट्रीब्यूट है कि कोई इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो वेरीफाइएबल है हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वो फेथफुलनेस है उसमें यानी कि सही जानकारी उसमें दी गई है तो वो रिलायबल मानी जाएगी। टाइमलीनेस जो एट्रीब्यूट होता है ये रेलिवेंस का होता है कि कोई रिपोर्ट रेलिवेंट है अगर वो टाइम पे उपलब्ध हो जाती है। तो बी इसका सही जवाब, समयबद्धता। नेक्स्ट है अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। एक दस्तावेज जो साक्ष्य प्रदान करता है लेन देन का, उसको क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में से आप पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं। मैं जो करेक्ट आंसर है वो उसको बताऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है जो ट्रांजैक्शन के समय उत्पन्न होता है, जो क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। इसमें चाहे कोई वाउचर है और चाहे कोई मेमो है, बिल है, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये उस ट्रांजैक्शन के एविडेंस यानी कि साक्ष्य के तौर पे माने जाते हैं। जैसे हम कहीं से कोई शॉपिंग करते हैं, हमको बिल मिला, हमको इनवॉइस मिला, हमको कोई मेमो मिला, हमको कोई रिसिप्ट मिला, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर्स को कहा जाता है जो एक अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस को पूरा करने के लिए तैयार करता है। अकाउंटिंग वाउचर डेबिट वाउचर भी हो सकता है, क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन इनमें से क्या है यह बताना है। जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला पार्ट होता है जिसमें अकाउंटिंग की बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। तो बुक्स में रिकॉर्डिंग का काम भी बुक कीपिंग का काम है। बाकी जो दे रखे हैं, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड डेटा, ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं ये अकाउंटिंग के ओवरऑल और जनरल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है डैश आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। किसी ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में कोई चीज जो चुकानी है उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में उसके लिए जो लार्जर टर्म यूज होती है वो है ऑप्शन सी, लायबिलिटीज। हालांकि कोई कह सकता है कि तो डिवेंचर भी चुकाना होता है, बट डिवेंचर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, लायबिलिटी एक लार्जर टर्म है। ये सब को शामिल कर लेती है ऐसे ड्यूज को जिनको हमें फ्यूचर में पे करना है। डिवेंचर भी एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण है? तो गिवन ऑप्शंस में से हम देखेंगे जो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर होते हैं दो हिस्सों में बंट जाते हैं मोटे तौर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे किसी संस्था की लॉन्ग टर्म एबिलिटी बढ़ती है, यानी कि उसकी जो एसेट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो डे टू डे की फंक्शनिंग के लिए किए जाते हैं, जैसे सैलरी है, किसी को देना है, हमें वेजेस देना है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें पढ़ना है कौन सा इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये स्पेसिफिक केसेस हैं, इनमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट। हम स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। बाकी जो तीनों एग्जांपल्स हैं, कैरेज पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, प्रीमियम गिवन फॉर टेकिंग ए लीज, अमाउंट स्पेंट फॉर ओवरहॉलिंग सेकंड हैंड मशीन परचेज, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होते हैं। जब हम कोई लीज पे कोई एसेट लेते हैं लंबे समय के लिए, तो जो एडवांस मनी के तौर पे दिया जाता है वो प्रीमियम होता है, तो ये भी कभी कभी दिया जाता है, जो प्रीमियम की पूरी लाइफ के दौरान हमें धीरे धीरे राइट ऑफ करना होता है, कैपिटल खर्चा है। मशीन कोई भी फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं, उस पर जो भी खर्चा शुरू में होता है खरीदते समय, उसको संस्था में काम करने लायक बनाने के लिए फिक्स्ड एसेट्स पे जो खर्च होते हैं वो कैपिटल खर्चे होते हैं। और किसी एसेट की अगर हम ओवरहॉलिंग कराएं, ओवरहॉल मतलब कहते हैं मेजर रिपेयर, जिससे उस एसेट की लाइफ ही बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल खर्च होता है। तो इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी, स्टॉक को नई साइट पर ले जाना। नेक्स्ट है, रेशमा हैज रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राजेश एज शी फाउंड देम डिफेक्टिव। रेशमा ने 10,000 रुपए का माल राजेश को लौटा दिया क्योंकि उसको लगा कि यह सामान खराब है। विच डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय राजेश फॉर द सेम। तो इस चीज के लिए राजेश कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? तो रेशमा ने राजेश को लौटाया है, इसका मतलब जो राजेश है वो सप्लायर है, वो सेलर है, वो क्रेडिटर है, और जो रेशमा है उसने इससे खरीदा होगा सामान, बाद में उसको अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दिया। तो जो रेशमा है वो बायर है, यानी कि ये डेटर है। तो जब सामान वापस किया तो राजेश क्या करेगा? राजेश इसको अपनी बुक्स में एक क्रेडिट कर देगा। जैसे जब राजेश से इसने सामान खरीदा होगा तो ये राजेश की डेटर रही होगी, तो जो डेटर होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। अब अगर हमें डेटर को किसी एडजस्टमेंट की वजह से सामान खराब हो जाए, बिल में कोई ऐसा समझौता हो जिसमें पैसा कुछ कम करना पड़े, यानी कि हम डेटर की डेटरशिप को कम करने के लिए कोई एडजस्टमेंट की वजह से अमाउंट में कमी करते हैं, तो उसके लिए एक नोट बनाते हैं और उस नोट को कहते हैं क्रेडिट नोट, क्योंकि इसके डेबिट जो बैलेंस है उसमें से इतना अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेडिट नोट। आसानी से इस टर्म को याद रखने के लिए आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर वो भेजता है डेटर के पास क्रेडिट नोट, और जो डेटर होता है वो ऐसी एडजस्टमेंट के लिए जिसमें अमाउंट जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है उसको कम करना हो एडजस्टमेंट की वजह से, तो जो डेटर नोट भेजता है क्रेडिटर के पास वो भेजता है डेबिट नोट। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसकी पहचान करनी है। तो जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ें चारों को, देखें कौन सा इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स नॉट देयर इंटरप्रिटेशन। तो ये जो नॉट हो गया ये इसकी गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन भी शामिल है, इसलिए सी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट होने की वजह से तो सही जवाब है यहाँ पे ये सी हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट्स हैं, उनको फॉल्स हम नहीं कह सकते, सी जबकि क्लियरली फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है यह बताना है। तो चारों स्टेटमेंट अगेन पढ़ रहे हैं और जो सही है उसकी पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अकाउंटिंग इज ए सर्विस फंक्शन। अकाउंटिंग एक सर्विस फंक्शन है, यानी कि जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, या जो अकाउंटिंग फर्म होती हैं वो बाकी कंपनीज को अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो डी इसका सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेडली ये आता रहता है एग्जाम्स में, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ल्यूका पैसियोली। इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ बुक कीपिंग भी इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि
जो मॉडर्न डे अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें डबल एंट्री सिस्टम को लाने का श्रेय ल्यूका पैसियोली को ही है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वर प्रोपाउंडेड फर्स्ट टाइम बाय, तो अगेन ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वही है ऑप्शन बी, ल्यूका पैसियोली, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को लाने वाले यही थे। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस है वो सही सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस को बता रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन, उसकी पहचान करनी है अकाउंटिंग की प्रोसेस के को। तो जो सही जवाब है, चारों ऑप्शन पढ़े, वो है ऑप्शन बी, पहले ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं उनको, फिर समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में और बाकी प्राइमरी बुक्स में होता है, क्लासिफाइंग का काम लेजर में होता है, समराइजिंग का काम ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल, बैलेंस शीट में होता है, और इंटरप्रेटिंग का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इन सब में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम होता है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा स्टेप ऐसा है जो उसका हिस्सा नहीं है, ये पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंप्लीफाइंग, ये इस स्टेप का हिस्सा नहीं है। बाकी जो इस स्टेप के हिस्सा होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर माना जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी, मैनेजर, प्रबंधक। इसकी एक पहचान होती है, कुछ ऐसे यूजर होते हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका ये होता है, आपको ये पहचान करनी है कि इंफॉर्मेशन का यूज किस काम के लिए किया जा रहा है। इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई पर्सन इंटरनल यूजर होगा या एक्सटर्नल यूजर होगा। अगर किसी संस्था में रह करके उस संस्था की पॉलिसी मेकिंग के लिए, उस संस्था की तरफ से डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन का जो लोग यूज करते हैं वो सब इंटरनल यूजर कहलाते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, इनमें से कौन सा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पुस्तपालन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें सही जवाब है ऑप्शन ए, टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये बुक कीपिंग का मकसद नहीं है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करना, एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, एसरटेन कैश पोजीशन, ये बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेज को लेकर इनमें से कौन सा ऑड है, इस बात का पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में, पीजीटी एग्जाम में, जुलाई 2018 में, मेल क्वेश्चन पेपर में, मेल कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें जो सही जवाब उन लोगों ने माना वो माना कॉस्ट अकाउंटिंग। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, कारण क्या है कि हर एक को जब हम देखेंगे तो वो औरों से ऑड ही दिखेगा। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऐसे कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है, स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग का होता है उसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और मॉडर्न डे जो अकाउंटिंग आ रही है तो उनमें हम डिफरेंट टाइप की ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। बट ये कोई ऐसी स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है। वास्तव में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वही काम होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी, मतलब उसका ही जब हम कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम जब कंपनीज में किया जाता है तो वहां पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल देते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को भी जब देखेंगे तो इसको भी और माना जा सकता है एक संदर्भ में कि बाकी ये जो अकाउंटिंग है ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, यानी कि अकाउंटिंग कंप्लीट सिस्टम होता है, उसमें हम पूरी इनकम को, एक्सपेंसेस को, सब चीजों को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं है, ये केवल कॉस्ट पे फोकस करता है। ये अकाउंट, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पज होता है कि उसमें हम प्रॉफिट्स को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, वो सब नहीं है, केवल कॉस्ट वाले पार्ट को देखता है। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो ये भी हमको और दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा ये रिजर्वेशन है कि ऐसा क्वेश्चन ये होना नहीं चाहिए, बट है, इसलिए मैंने अपनी राय भी, ओपिनियन भी बताई है। और यहाँ पे जो आया है इसका सही जवाब DSSB ने माना है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग माना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब की पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी इसकी कोई फीचर नहीं मानी जाती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की फीचर होती है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रेलिवेंस होना चाहिए यानी कि उसको यूज किया जा सके, रिलायबिलिटी होनी चाहिए मतलब उसकी उस पर रिलायंस होगा, जब विश्वास होगा तभी उसके आधार पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का केवल ये है, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज। किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल लॉस जो होते हैं ये ऐसे लॉस होते हैं, यहाँ पे लॉस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं जरा यहाँ पे कि लॉस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम इस मकसद से करते हैं कि हमारे बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी। जैसे बिल्डिंग बनाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम इसलिए कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, जिससे हमारे बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी और उसकी एबिलिटी बढ़ेगी प्रॉफिट अर्न करने की। जबकि जो लॉस होते हैं, लॉस ऐसे होते हैं जिनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और इसको कोई भी बिजनेसमैन अवॉइड करना चाहता है। इससे हम कोई बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। जैसे फायर लगी, उससे सामान डैमेज हो गया तो ये एक लॉस है। एक्सीडेंट हुआ, उससे कुछ सामान नुकसान हो गया तो ये एक लॉस है। तो जो लॉस होते हैं वो क्लियर कट लॉस होते हैं, उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ये इंटेंशनली किए जाते हैं और ये हो जाते हैं जिनसे बचने की कोशिश करता है कोई भी। तो ये लॉस और एक्सपेंडिचर में फर्क है। कैपिटल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो लॉस नॉर्मल एक्टिविटीज से हटके, यानी कि जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो रूटीन नहीं होती हैं उनसे हो जाते हैं। जैसे कोई फिक्स्ड एसेट हमने बेची और फिक्स्ड एसेट बेचने पे हमें कोई लॉस हो गया, जितने का उसका वर्थ था हमारा वो उतना नहीं मिल पाया पैसा, तो ये एक कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर ही होते हैं और ये एक मायने में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते। बट इनकी खूबी ये होती है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हुए भी इनका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक मिल सकता है, तो इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते क्योंकि एडवर्टीजमेंट से हमारी कोई एसेट नहीं बढ़ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली हमारी एसेट बढ़ जाती है। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बढ़ गई, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया। एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया तो कोई हमारी एसेट नहीं बढ़ी है, बट एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो हमें कई साल तक मिल सकता है। तो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट एक रेवेन्यू खर्च होना चाहिए, बट अगर एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्च किया गया है कि उसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 से 10 साल तक मिलेगा, तो ये खर्च ऐसा हो गया है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। और इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमें इसके पीरियड, इनकम और एक्सपेंस का मैच कराना पड़ेगा। तो जितने वर्षों में इसकी इनकम मिलेगी, इस खर्चों को हम उतने वर्षों में धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो खर्चा है ये बुक्स में बना रहेगा कुछ समय तक, इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जब तक ये कंप्लीट राइट ऑफ नहीं होता है तब तक इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें दिखाना पड़ता है। बाकी जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस जिससे कोई एसेट्स नहीं बढ़ती है बट करंट में हमें डे टू डे वर्किंग जो हमारी होती है उसको चलाए रखने के लिए ये करने पड़ते हैं, इनको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। सैलरी देना, वेजेस देना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। इस सीरीज में 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं और इसको रेगुलर इसके वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।